जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता बात करूंगा रिहैबिलिटेशंस एंड इंक्रोचमेंट्स के एक बड़े क्वेश्चन के बारे में। जम्मू कश्मीर को 96 से पर्सनली जानता हूँ उस बारे में कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट्स होती हैं, किस तरीके से रिहैबिलिटेशन की बातें की जाती है। और जम्मू की खास तौर पे बात करें तो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का इसमें क्या रोल रहता है और क्या करता है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी के साथ रिहेबिलिटेशन की बात चलेगी, क्योंकि जब रिहेबिलिटेशन की बात चलेगी तभी तो इंक्रोचमेंट्स को हम हैंडल कर पाएंगे कि जो लोग वहाँ सेटल हो चुके हैं किन कारणों से हुए हैं, क्यों हुए हैं, चर्चा करनी ज़रूरी है। तो मेरे साथ होंगे रवीश, बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं रवीश सबसे पहले कि जो ये आज डिबेट डिस्कशन शुरू हुई है इसको वहीद परा ने बड़े कैटेगरिकली ऑब्जेक्ट किया कि आप इंक्रोचमेंट को रिलीजन के एंगल से ना देखें। देखो, जिसको जो सूट करता है पॉलिटिक्स में वो बात करता है, लेकिन टेक्निकली बात करनी ज़रूरी है कि एक शहर के लिए डेवलपमेंट के प्लान क्या होने चाहिए। तो अगर हम अपनी बात करें, मैंने पर्सनली मास्टर प्लान्स को जब चक्रवर्ती जी ने एज अ VCJDA बहु प्लाजा कंसीव किया, सैटेलाइट कॉलोनी जगमोहन जी ने कंसीव की, सिदरा के हिल्स के ऊपर काम शुरू हो गया, उधर से इनसर्कल किया गया कि जम्मू की ब्यूटिफिकेशन और जम्मू की ग्रोथ होगी किस तरीके से होनी चाहिए। तो जो मास्टर प्लान बनाए गए मुझे लगता है वो डिस्ट्रक्शन प्लान ज़्यादा थे जो बाद में लेटर स्टेजेस में आए। और उसी का नतीजा ये है कि जो एक्सपेंशन प्लान किए गए वो, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो मास्टर प्लान 2032 आया, 3 बार तो वो कॉल बैक किया गया, कोई कंसल्टेंसी एजेंसी लाई जाती है। जो जगमोहन जी के द्वारा उस टाइम में बनाया गया मास्टर प्लान था, जिसके अंदर माँ बावे वाली की हिल्स डेवलप की गई, जिसके अंदर सिदरा से लेके आप बत्रा की पूरी हिल्स को, जादरगुड़ा, मजीन, वहाँ से निकल रायका के पहाड़ों से निकल के आप कनेक्ट हुए जाके नरवाल में। एक मास्टर प्लान दिखता है, समझ में आती है, उसमें बड़ी चीज़ें थी। उसमें लेक्स की प्रोविजनिंग थी, उसमें एक नहर अखनूर से पिक करके शहर के बीच में से गुजारते हुए बड़ी अच्छी जगहों पे लेके जानी थी, क्योंकि जम्मू का बेसिकली टेम्परेचर गर्म है, तो नहरों से उसका विस्तार करने से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। वो मास्टर प्लान भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में धूल खा रहा होगा। फिर जो जम्मू कश्मीर के हालात बने उसके अकॉर्डिंगली बहुत से लोग टेररिज्म से बचने के लिए जम्मू की प्लेन्स की तरफ रुख किए। तो प्लानिंग करने वालों का काम था, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट वालों का काम था कि प्रोविजनिंग की जाए। लेकिन उन्होंने जब प्रोविजनिंग नहीं की तो वैसा ही हाल होता है जैसा हाल सड़क पे जब ट्रैफिक पुलिस अपना काम प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करती है, या जो लोग रोड्स बना रहे हैं उनकी प्लानिंग सही नहीं है, अगले 10 20 100 साल नहीं देख रहे हैं, तो जाम लगता है। जब जाम लग जाता है तो फिर एग्रीव्ड होते हैं लोग। इंपॉर्टेंस तो लोगों को देनी पड़ेगी, लैंडलेस को भी देखना पड़ेगा। हर चीज़ पे ध्यान दे के ही अब इस मसले को देखना है। इसको बोलते हैं टेक्निकल व्यू। रिलीजन के एंगल से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी देखती है या पॉलिटिकल कोई इंसान जिसका कैरियर ही पॉलिटिक्स से चलता है, अगर वो देखता है, उसकी पर्सनल निजी राय होगी। बीइंग अ न्यूज़पेपर, बीइंग अ न्यूज़ एजेंसी, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दोज थिंग्स। नहीं होना चाहिए, कॉमनर के तौर पे कहते हैं। एंक्रोचर को एंक्रोचर करने से पहले देखें कि क्या उसके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल है, क्या सरकार ने अपना काम ठीक से किया, क्या सेक्रेटरी लेवल पे, प्लानिंग लेवल पे काम ठीक से किया गया, उसके बारे में बात करें। क्योंकि अब जो सोशल मीडिया की ताकत है, आम जनता को, आम लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। तो वी स्टार्ट करते हैं पहले कि जब माइग्रेशन होती है जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले जम्मू की बात करेंगे, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो लोग ज़्यादातर एक्सपैंड किए टूवर्ड्स पलोड़ा, टूवर्ड्स अलग अलग जगहों पे एक्सपैंड किए हैं रवीश। हम्म। कहाँ कहाँ तक लोग पहुँच गए, बंद तालाब से आगे, कोट बलवाल से आगे पहुँच गए, आज तो वो शहर बन गया। लेकिन क्या गवर्नमेंट्स ने कोई ढंग से काम किया, कोई प्लानिंग बनाने की कोशिश की? क्या उन्होंने वहाँ पे कोई अपनी कॉलोनीज बनाई रिहेबिलिटेशन के लिए? मुझे नहीं लगता है कोई बनाई थी। क्या बनाई, आप क्या बोलते हो? जी बिल्कुल, देखिए सरकार का तो ये कहीं न कहीं फेलियर रहा कि उन्होंने नज़र नहीं रखी कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ी। जेडीए की कॉलोनी आई नहीं रूपनगर के बाद कोई, राजेंद्र नगर और रूपनगर के बाद, तो सरकार की तरफ से और जेडीए की तरफ से ये कमी तो देखने वाली थी। लेकिन आज जो सवाल उठा है असेंबली में रंधावा साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके कि मेरे यहाँ पे 1200 हेक्टेयर का जो ज़मीन है
वो एनक्रोच्ड अपॉन है फ्रॉम पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर रीजन, कि कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं 1200 हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो कब्जाई हुई है जेडीए की। अब इस पे जवाब तो दिया सकीना इत्तू मैम ने ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब कैटेगोरिक नहीं था, क्योंकि रंधावा साहब लिस्ट चाहते थे कि आप मुझे लिस्ट दीजिए कि कौन से लोग हैं जो जिन्होंने एनक्रोचमेंट की थी। वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाई मैडम, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस सा रिप्लाई दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आप इसको रीजन के हिसाब से नहीं देख सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी देखा प्रॉब्लम है, हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि जो सांबा के इलाके हैं, कठुआ के इलाके हैं, वहाँ पे ब्रिजेस के नीचे कुछ अजीब सा ये है बात करने वाली। एक एक जो देखिए होता, हम सारे रीजन का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए होता क्या है कि जो पाकिस्तान या आईएसआई है वो इनकी आड़ में कुछ अपनी प्लानिंग कर सकती है कि इनको बसा के, जैसे मैं ब्रिजेस की बात करूं सांबा वाम्बा के किनारे कौन लोग रह रहे हैं, कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहाँ से कौन आके रह रहा है, आइडेंटिटी क्या है, नोमैड्स के तौर पे रहते हैं, आइडेंटिटी ढूंढना भी मुश्किल है किस तरीके से कौन लोग आ गए हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एजेंसीज को काम करने की ज़रूरत है। तो इस मसले में अगर हम ध्यान से देखें तो इंक्रोचमेंट का एक बड़ा कारण है जो इंटरनल लोगों को डिसलोकेट होना पड़ा टेररिज्म की मार की वजह से, अच्छी हेल्थ के लिए। और दो जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि महाराजा गुलाब सिंह जी को हर एक आदमी को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से डोगरा रूलर्स ने कश्मीर को, हिल्स को प्लेन के साथ जोड़ा और उन लोगों को ठंड की मार से बचाया। आज तो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले पहाड़ों में क्या हालत होती होगी, किस तरीके के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में लोग रहते होंगे। तो आज वो लोग जब प्लेन्स में आते हैं तो उनकी प्रोविजनिंग की ज़रूरत होनी चाहिए थी। जब वो प्रोविजनिंग नहीं हुई तो जहाँ पे जिसको मौका मिला, जो कानून बने उस टाइम पे, स्टेट का मतलब होता है स्टेट ने लैंड किसको देनी है, अल्टीमेटली स्टेट ने लैंड देनी है लैंडलेस को। स्टेट का काम ही है लोगों का सोचना। अगर वो इंक्रोच्ड हुई है उसके बारे में एक प्रॉपर तरीके से एक कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। ये रोज़ तीसरे दिन अगर उसका पॉलिटिकल मुद्दा बनाते रहेंगे तो वो चीज़ गलत है। इसको मुद्दा बनाना है टेक्निकल। अगर रोशनी एक्ट कोलैप्स किया गया कि भाई यहाँ पे कोई अलग किस्म के उन लोगों को लगा कि इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, उन लोगों ने ज़मीनें ली हैं जो पहले से ज़मीनों के साथ एसोसिएटेड है, तो उस चीज़ को भी सोचने की ज़रूरत है। तो जो ये मुद्दा बना है इसको मुझे लगता है एक टेक्निकल एंगल देके एनालाइज करके, और जो वाकई में क्रॉनिक ऑफेंडर्स हैं, जो क्रॉनिक एनक्रोचर्स हैं, जिनका काम ही है कि इनोसेंट लोगों को ठगना, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। जो स्टेट लैंड हो या जो भी लैंड्स है, एक तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले लैंड कमीशन बनाने की ज़रूरत है कि रीडिफाइन करो। पिछले दिनों श्यामलाल जी ने कहा खड्डों को क्लियर करो, क्योंकि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स यहाँ पे जेएंडके में आते हैं, अभी जब 370 टूटी, पता नहीं कौन से लोग थे बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने वो चीज़ लगा दी जो कहा था जी महाजन लैंड नहीं ले सकते राजा जी के टाइम पे। 1947 के बाद वो चीज़ें खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने ग्रोथ को इंस्टॉल कर दिया। तो जेएंडके में एक रिक्वायरमेंट है नया लैंड कमीशन बना के नए तरीके से उसको देखने की, लैंड्स को रीडिफाइन करने की नए तरीके से, ताकि लोगों को, लोग पार्टिसिपेट कर सकें समाज की ग्रोथ में। अब जैसे आईएम की पहाड़ी बनी, आईआईटी की पहाड़ी बनी, ये फॉरेस्ट लैंड्स भी होंगी। तो जब आप समाज के लिए, उनके बेहतरी के लिए डिनोटिफाई करते हो, तो जब इंसान अपनी कामयाबी पाने की कोशिश करता है, अपना घर बनाना उसका राइट है, अपने उसको बनाना, तो उसके लिए प्रोविजनिंग होनी चाहिए ना। अच्छा, सीएलयू के नाम पे एक लैंड ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज़ है उसकी फुल फॉर्म, वहाँ पे चेंज लैंड यूज़ है ही नहीं है, फिर भी आपको पैसा देना है यूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट को लाइसेंस देना है कि हम दे रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो ब्यूरोक्रेसी ने की है, जिसके बारे में अब शायद असेंबली में बात होगी इसके थ्रू। तो इंक्रोचमेंट के सवाल के ऊपर हम ये समझेंगे कि जैसे हमने ब्रिजेस की बात की, जैसे सुजमा के पीछे वो हिल्स है, सुजमा बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे जो भी लोग रहे उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी रहे, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, आज की डेट में हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिस किस्म से फॉरेन की एजेंसीज एक्टिवेटेड हैं, जिस तरीके से ड्रोन्स के थ्रू चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी इंक्रोचमेंट का सबसे बड़ी वर्ल्ड की एग्जांपल है कि पाकिस्तान और चाइना ने हमें इंक्रोच किया। 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 1,20,000 स्क्वायर मीटर लगभग हम लोग इंक्रोच्ड हैं। पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई नहीं किया, इलीगली इंक्रोच किया हुआ है। तो सबसे पहले तो पूरे भारत में, पूरे जेएंडके में हमें तो बैठ जाना चाहिए व्रत पे भारत सरकार के सामने की मेहरबानी करके हमारी इंक्रोचमेंट वापस लाओ। जम्मू के कश्मीर के सिटीजन्स का राइट है ना सबसे पहले तो उसके ऊपर, और उन आर्मी के लोगों का राइट है जिन्होंने शहादतें दी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का राइट है जिन्होंने शहादतें दी, जो उस टाइम पे उस महाराजा रंजीत सिंह जी की फ़ौज में लोग लड़े,
जिन्होंने अपनी जानों की हुतियाँ दे के वो जगह टेरिटरी अपने साथ जोड़ी, और फिर वो हमारे महाराजा जी ने भारत सरकार को दी, और भारत सरकार ने वो इंक्रोच टेरिटरी बोला तो बहुत बार, पर कॉन्क्रीट कुछ नहीं किया। तो इंक्रोचमेंट जे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंक्रोचमेंट खाली ये तो बड़ी छोटी सी बात होती है, किसी ने 5 मरले 6 मरले 10 मरले अपने रहने के लिए बनाया, उसके लिए एनालिस किया जाए, बट ह्यूमैनिटेरियन एंगल से इसको देखना, और ये भी देखना है कि देश के लिए इसका क्या खतरा है। क्या कोई जानबूझ के वहाँ पे ऐसी चीज़ें प्लांट की गई कि अगर हम लोग छुप के बैठे हैं, गलत काम कर रहे हैं या देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे कोई बात करेगा तो हम रिलीजन ले आएंगे, ये भी गलत है। तो हर चीज़ को बैलेंस करके देखने की ज़रूरत है, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और जो J&K का मेजर इंक्रोच्ड एरिया है उसको भी सुधारने की ज़रूरत है, और जल्दी करना चाहिए उसके ऊपर काम, क्योंकि जितनी जल्दी वो इंक्रोचमेंट हटेगी उतनी जल्दी हमारे बॉर्डर्स अपनी राइट प्लेस पे जाएंगे, और उतनी जल्दी जम्मू कश्मीर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होकर काम करेगा। व्हाट डू यू से? बिल्कुल ये तो है ही। देखिए ये बार बार तो पार्लियामेंट में भी अमित शाह जी ने भी बोला है, बहुत जोश से बोला था, तो एक्सपेक्टेशन तो है कि बोले हुए भी अगर 5-6 शायद साल हो सरकार, गए। हाँ बिल्कुल, लेकिन सरकार करेगी, शायद किसी सही समय का इंतज़ार कर रही है। एनक्रोच्ड है ये तो जग जाहिर बात है कि चीन ने और पाकिस्तान ने किस तरीके से जो ये इलाका है ये एनक्रोच किया था। ये एक्चुअली भारत के साथ विलय हुआ था इसका, लेकिन इलीगल तरीके से गलती तो उस टाइम के लोगों देखिए की है। कब्जा भी जिस तरीके से कब्जा होता है जगहों पे कि गुंडे आ जाते हैं, मवाली आ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने अपने देश के गुंडे मवाली भारत को भी चाहिए अब इकट्ठा उसको करके सख्ती से भेजे। इंक्रोचमेंट को उठाए, उधर से होगा सख्ती से एक्सपेक्टेशन उठाने की जरूरत है। हम अपील करेंगे भारत सरकार से कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की इंक्रोच्ड टेरिटरी है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिले, और अगर वो उसके लिए जान भी देनी पड़ती है हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल। बिकॉज अपने लिए इज्जत के लिए जीना है। कोई बंदा फॉरेनर का बंदा जिसका राइट नहीं था अंदर आके घुस के बैठा हुआ है, उसको तो हटाना है, लेकिन वो बड़ी इंक्रोचमेंट हटाने की बात है, और उसी के बीच में ये जो इंक्रोचमेंट की डिबेट शुरू हुई है इसको टेक्निकली देखने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर इस तरीके के कमेंट आने चाहिए जिस तरीके से समाज आपस में जुड़ाव फील करे, और जो जो गलत लोग हैं वो एक्सपोज हो, चाहे वे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, कहीं के भी हों उनको, और जो जेन्युइन लोग आए इनोसेंस में, जिन लोगों ने उन लोगों से ज़मीनें खरीद ली, उन लोगों के बारे में एक सिंपैथेटिक व्यू लेने की ज़रूरत होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा लगता है। अब रिहेबिलिटेशन की अगर बात करें तो रवीश, हमने देखा अभी शाइन बोर्ड को लेके एक बहुत बड़ी खबर अर्थ न्यूज़ में भी आई कि अगर रिहेबिलिटेशन के पहले राउंड की बात करें पोनीज वालास की, तो सुनने में आ रहा है कि एज़ पर दी जो उनके प्रेसिडेंट हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कल मिले थे पर 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे 14,300 के करीब लोग थे, जिसमें 1,300 लोग इन्होंने डी रजिस्टर कर दिए हैं, रजिस्टर्ड 13,000 है। तो अगर हम 13,000 भी माने, बट जो रिसोर्सेज हमारे बता रहे थे वो बता रहे थे 3,900 है। अगर हम 13,000 मानते हैं, और जो डिमांड आई है कि 20 लाख रुपया हमें एक बंदे की रिहेबिलिटेशन के लिए दीजिए, अगर आपको रोपवे चलाना, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारा लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा, तो मैं देख रहा था 3,000 करोड़ के करीब शाइन बोर्ड को चाहिए होगा टू रिहेबिलिटेट। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, कहाँ से आएगी, कैसे हैंडल होगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए ये तो हमें भी अचंभा हुआ ये सुन के कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट उससे कम है रिहेबिलिटेशन से, तो ये वाइबल कैसे है प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि डेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होना इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। नहीं, पॉसिबल नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा है। हम आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि ये एक स्टार्ट ऑफ राउंड्स है, लेकिन मैं इसकी तरफ एक और तरफ लेके जाऊंगा। एक तो ये श्राइन बोर्ड अब माता रानी की तरफ से मुझे लग रहा है कि कोई बार बार किसी न किसी वजह से डिस्कशन में आ रहा है। एक और मैं चीज़ नोट कर रहा था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई की गई 1981 में, क्यों की गई, हमें डॉक्यूमेंट्स ढूंढने मिले, कोई खास डॉक्यूमेंट मिले नहीं। चलो मान लेते हैं डी नोटिफाई उसको कर दिया गया 2013 में एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बट अप्लाई किया गया पहले ही। यार मुझे ये समझना था कि अगर वो सेंचुरी नहीं थी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महाराजा जी के टाइम पे भी था, बिल्कुल बड़ा एक्टिव था, कश्मीर के सारे जंगल फॉरेस्ट बनाए गए थे, डिफाइंड थे, बड़ा सख्त कानून था। जबरवान हिल्स में महाराजा हरी सिंह जी के द्वारा ऑर्डर थे, या डोगरा रूलर्स के द्वारा ऑर्डर थे कि आर्मी शूज़ पहन के वॉक नहीं करेंगे, कि वहाँ पे बड़ी नाजुक जड़ी बूटी हैं, उनको असर आ जाएगा। तो जो कम्युनिटी, जो राजे इतने सेंसिटिव थे, उन्होंने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों नहीं डिक्लेयर किया हुआ था? इसका मतलब यहाँ पे उस तरीके के हालात नहीं थे। हम ये एक जिसको बोलते हैं ना, एक थ्योरी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1980 में एक बहुत पॉपुलर भजन आया, जितेंद्र की मूवी थी आशा। उस मूवी में मैं देख रहा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक है, मोहम्मद रफ़ी जी ने वो गाना गाया,
तूने मुझे बुलाया शराबा लिए, मैं आया शराबा लिए, वो हमने भी सुना है, वो सबने सुना है। मशहूर उस गाने के मशहूर होने के बाद पूरे भारत में माँ वैष्णो देवी का जो स्थान है वो एकदम पता लगा लोगों पता को। लगा, अवेयरनेस हुई, यात्रा बढ़ने लगी। और उस टाइम पे ये श्राइन जो थी ये धर्म ट्रस्ट के पास थी, वहाँ पे बारीदार थे और मोस्टली एक वो लोग मैनेज करते थे जो इमोशनली जुड़े हुए थे। शायद जो एक्सपेंशन होने लगी तो कश्मीर में बैठे कुछ लोगों को वो नहीं सूट किया होगा, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि अगर इसको हम सेंचुरी बना देते हैं तो फिर यहाँ पे कानून लग जाएगा। तो जो प्राइवेट लैंड थी ना वहाँ पे बेसिकली सारी प्राइवेट लैंड है, तो यहाँ पे उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जिस तरीके की ज़रूरत है। और फिर जैसे श्राइन बोर्ड आता है और फिर उनको पता लगता है अब ये इंडायरेक्ट कंट्रोल हमारे पास उसी पार्टी की सरकार, उसी पार्टी की सरकार दोबारा दोबारा होती है और उसी माइंडसेट के लोग होते हैं जो लोग कहते हैं जी अब कंट्रोल हमारे पास आ गया है, 370 तो है ही है, हम एक काम करते हैं इसको रीनोटिफाई करके अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा लोग आए, बिजनेस करें, उस बिजनेस के पैसे से हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों के नाम पे पैसा ड्रेन करें और फिर हम उस पूरे बिजनेस का फ़ायदा लें। ये मुझे लग रहा है एक शक पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए कनेक्ट तो होता है, क्योंकि देखिए जो ये गाना था, ये गाना एक रिमार्केबल गाना है जो सबने सुना है, माता का भजन है, बहुत पुराना। फिल्म में आना उस ज़माने में, देखिए फिल्म पे आने वाली चीज़ होती थी कि आप दुनिया ने आपको देख लिया, पूरा देश आपको देखता है, क्योंकि और कोई मीडियम नहीं था, कोई टीवी इतना मशहूर नहीं था, रेडियोज़ होते थे, रेडियो पे तो दिखता नहीं था, या कोई अखबार होती थी, 2-4 मीडियम थे, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उस जमाने में फिल्म में इस लेवल का गाना आना, जितेंद्र थे, मोहम्मद रफी हाँ, ने इतने बड़े गाया, लक्ष्मीकांत तो प्यारेलाल ने नो उसका डाउट म्यूजिक नो दिया। डाउट जो आपका एनालिसिस है वो बिल्कुल सही है कि फुटफॉल तो बड़ा रहा होगा 1-2 साल उस जमाने में। वक्त आए, लोगों की आशाएं पूरी होना शुरू होगी, बिल्कुल, मूवी तो बड़ी पॉपुलर हुई थी वो। तो उसके तुरंत बाद उसको उस एरिया को फ्रीज कर देना, फ्रीज कर देना, प्राइवेट लैंड्स के राइट्स भी खत्म कर देने लोगों के। इस मंशा तो जाहिर और फिर उसी के बाद जैसे ही श्राइन बोर्ड जैसी एक आइडेंटिटी बनी और फिर उसको एरोड करना शुरू कर दिया के.वी. कृष्णा राव जी के द्वारा, एन.एन. वोरा के द्वारा, क्योंकि ऐसे काम कराए गए जो थे वो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स तो करते थे कि किसी तरीके से कश्मीर जो है वो कन्विंस हो जाए। तो बलि किसकी दे रहे थे वो, हिंदुओं की श्राइनों की या जम्मू की श्राइनों की? तो मुझे लगता है फिर से एक बार जो है उसी तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन इस बार चीज़ें बदल गई हैं, कल की अवतार हो चुका है मुझे लगता है, और वो अवतार अपना काम कर रहा है। एक अवतार तो वो होगा जिसके बारे में ग्रंथों में कहा गया है, जो विष्णु जी का अवतार होगा। एक हम ऐसे सिंबॉलिक तौर पे बात करते हैं, भगवान जी का एक अवतार टेक्नोलॉजी भी है जो दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। हमें 10-15 मिनट लगे कनेक्ट करने में कि ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि माता वैष्णो देवी की जो हिल्स, जो प्राइवेट जगीरें थी, उनको नोटिफाई बना देना जंगल सेंचुरी। और अगर वो नहीं थी सेंचुरीज, क्योंकि पहले नोटिफाई करने से क्या हुआ, ग्रोथ नहीं हुई, वहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाए, वहाँ लोग उस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाए। और जैसे वो राइट्स मिल जाते हैं बोर्ड को, जो बोर्ड कहीं से रिमोटली हैंडल होता है और उसको कहते हैं अब डी नोटिफाई कर दो, फिर वहाँ माइनिंग भी शुरू हो गई, वहाँ टेराकोटा रूट भी बनना शुरू हो गए, वहाँ के पैसे से आपने यूनिवर्सिटियाँ बनाना शुरू कर दी, यूनिवर्सिटियों में अपने अपने हिसाब से फंड भी ड्रेन किया। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कमीशन की ज़रूरत है जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पूरी फाइनेंस की इन एंड आउट्स के ऊपर कमेंट करे और इंडिपेंडेंट उसके ऊपर ऑडिट किया जाए कि कितने प्लानिंग्स में कितना पैसा ड्रेन किया गया, उसका आउटपुट क्या आया। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत की संस्कृति में, पूरे को तो मैं नहीं जानता, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे आपने भी देखा होगा, वैरी नाग, कुक्कड़ नाग, प्लेसेस ऑफ पानी कहाँ सोर्स आता है, चश्मा शाही, वहाँ पे चश्मों के आगे पीछे भगवान जी की मूर्तियाँ बना देनी, नाग देवता की मूर्ति बनानी ताकि सेक्रेट हो जाए। धारें हैं, जैसे बोलते हैं दब्बड़ है, डोगरी में बोलते हैं दब्बड़ है। मिडॉज हैं, मिडॉज का देवते होते हैं, जैसे अगर हम सन्नासर जाते हैं तो वहाँ पे देवते की जगह है, पत्नी टॉप है वहाँ देवता की जगह। कारण क्या है कि इंसान एक इसको सेक्रेट जगह माने, इसको कमर्शियल एंगल से ना देखे, जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बात करना। लेकिन जब एक श्राइन जो डिफाइंड ही श्राइन थी उसकी तरफ कमर्शियल मोटिवेशन देना शुरू कर दी जाए, तो उसके बारे में मुझे लगता है यही तरीका भगवान जी का जो कनेक्ट किया कि हमने देखा कि 1980 में श्राइन पॉपुलर होने लगती है, 81 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लगा दिया जाता है, और जो लोग डेस्टिन्ड थे उधर की ग्रोथ के लिए, जो उसको अपनी श्रद्धा का तौर पे लेते थे, उनके राइट्स 1986 में ख़त्म कर दिए जाते हैं। 87-88 में बोर्ड बनना शुरू हो जाता है।
1989 में सरकार होती है, उसको बोर्ड के राइट्स देती है, और उसके बाद में कंटिन्यूसली उसकी मैनेजमेंट पे सवाल उठते हैं। हम देख रहे थे 93 में जगमोहन जी ने बोला था कि मोटरेबल रोड जो है वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, जिन्होंने 89 में बोर्ड बनाया उनको भी नहीं पता होगा कि किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। मतलब कि कश्मीर में बैठे हुए लोग जो ये बोल सकते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है, वो तो उसके राइट को स्टेबलाइज कर रहे हैं ऑन द इंक्रोच टेरिटरी। तो उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि माता वैष्णो देवी की श्राइन के लिए वो कमेंट अगर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज बंद कराने पे, तो उनकी मंशा क्या होगी? वो तो चाहते होंगे कि इस तरीके के एडवेंचर मिस एडवेंचर यहाँ होते रहे और जो कॉज है वो डिल्यूट होता रहे और लोग आपस में झगड़ा करते रहे। उनको नहीं लग रहा है कि लोग कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टेट उनके खिलाफ काम कर रही है। और मुझे लगता है इसमें राइट टाइम है टेक्नोलॉजी में लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए कि भाई साहब, टेम्पल्स आर टू बी रन बाय द पीपल दोज हु हैव फेथ इन इट। इसमें स्टेट का कोई लेने देना नहीं। और माता वैष्णो देवी के केस स्टडी को 1981 से शुरू करके 2026 तक लाया जाए। 36 सालों की केस स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं होती। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आप ऑडिटर्स बिठाएं और देखें कि इससे नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ। और अगर फ़ायदा दिखता है स्टेट ने लिया है तो इमीडिएटली ये टेम्पल रिवर्स कर देना चाहिए उन लोगों को जिस कम्युनिटी को ये बिलोंग करता है, ताकि उस कम्युनिटी का बेनिफिट होता। और आज अगर ये कोई चीज़ नहीं की जा रही है तो कब होगी? जब सेंटर में मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, वन साइडेड माइंड के 370 टूट चुकी है, यहाँ सरकार सख्त है। तो अगर आज हम एंक्रोचमेंट की बात नहीं करें पाकिस्तान के साथ कि भाई विकेट करो चाइना के साथ, अगर आज हम बात नहीं करें माता वैष्णो देवी जी के साथ श्राइन के साथ हुई मिस एडवेंचर्स की, तो कब बात करेंगे? तो डेवलपमेंट के नाम पे आप टूरिज्म स्पॉट बनाएं, आप और बड़ी एरियाज़ है वहाँ पे मेहनत करें। आपने तवी पे पुल बनाया, बड़ी खुशी हुई। आप स्मार्ट सिटी बनाओ और बनाओ, लेकिन श्राइन को आप पूजा पाठ की जगह ही रहने दो। उन श्राइन के लोगों को डिसाइड करने दो कि इस तरीके की यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करानी है। वहाँ डोमिनोज ले जाना, इंटरनेशनल चेन्स को लाना, ये एडवेंचर जो है ना, ये सोशलिस्टिक एडवेंचर आप करने से बाज आ जाएं। नहीं तो डेफिनेटली पीपल विल स्पीक अबाउट इट, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, वो दुनिया को चाहिए। फिर बाद में यही लोग आश्रमों में जाते हैं। कहीं पे मैंने सुना कि कोई वो होते हैं अलग अलग योगा करने जाते हैं 20-20 दिन। भैया माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाओ, माता के दर्शन करो, वैसे मन शांत हो जाता है। तो उसके शांत मन के लिए पिज़्ज़े का क्या रोल है वहाँ डोमिनोज के? वहाँ तो पूरी छोले हलवा का प्रसाद दिया गया। तो श्रद्धा के लिए लोग जा रहे हैं घूमने भी। और मैं देख रहा था नीचे लिखा है उसकी डेवलपमेंट होगी। श्राइन बोर्ड तो कमेंट उसी दिन से कर रहा है, 93 से कमेंट कर रहा है। तो हम देखें 93 से आज तक 30 साल हो गए, 32 साल, 33 साल। 33 साल में कितनी डेवलपमेंट कर पाया श्राइन बोर्ड बाकी श्राइन्स की? उल्टा जो शिवखोड़ी की श्राइन थी उसमें सुनने में आता है कि जो भगवान शिव जी का लिंग था उसके सामने नंदी जी का स्वरूप था, उन्होंने तोड़ दिया। तो जो ये रिलीजियस फेथ और साइंस है ना, इनके साथ स्टेट जस्टिस नहीं कर पाएगी रविश। तो मुझे लगता है आज हमने अपने लेवल, मुझे क्या लगता है हमने ठीक ही डिस्कशन की। और हम कोशिश करेंगे अर्थ न्यूज़ में जिस तरीके से हम फैक्ट्स पे बात करते हैं करते रहेंगे कि रिहेबिलिटेशन भी ज़रूरी है, एनक्रोचमेंट की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है, पर इन सब के पीछे जो मंशा है वो होनी चाहिए टेक्निकल, स्पिरिचुअल एंड ट्रूथ सेंट्रिक, ना कि अपॉर्चुनिज्म की और मुझे ठीक लगता वाली एटीट्यूड, आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। अर्थ न्यूज़ में प्रयास जारी रहेगा। मैं खुश होऊंगा अगर आप लोग इन्वॉल्व हों, कमेंट करें और हमें भी बताएं अगर कुछ फैक्ट्स आपके पास हैं जिनको आपको लगता है कि कोई और मीडिया हाउस शायद नहीं लाए। अर्थ न्यूज़ विल ब्रिंग ऑल द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड ऑल कम्युनिटीज़। थैंक यू वेरी मच। जय माता। जय माता दी।